दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा था कि राजकुमार की नकली किडनैपिंग का प्लान उल्टा पड़ जाता है और सचमुच उसे कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। लेकिन क्या राजकुमार उन गुंडों के चंगुल से खुद को बचा पाएगा? आइए जानते हैं। गुंडे राजकुमार को एक कार में बैठाकर ले जा रहे थे। नशे की इंजेक्शन की वजह से राजकुमार बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। गुंडे नोएडा आ जाते हैं, जहां पर वो किसी फैक्ट्री के एक कमरे में राजकुमार को बंद कर देते हैं। टेबल पर खाने की थाली सजी होती है। राजकुमार को धीरे धीरे होश आने लगता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो चौंक कर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो भागकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर से बंद था, इसलिए वो वापस उदास होकर कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे थाली में खाना रखा हुआ मिलता है, जिसे वो जल्दी से खा लेता है। फिर गुस्से में बोलता है, कहाँ फंस गया यार, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन नहीं, मुझे तो कुछ करना ही है। साला, इससे अच्छा तो मैं सौंदर्या से शादी ही कर लेता। अब यहाँ से निकलूं कैसे? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। राजकुमार वापस दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के छेद से बाहर की तरफ देखता है। बाहर उसे 4 लोग बंदूक लिए खड़े दिखाई देते हैं। हमने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है? एक गुंडे ने पूछा। अरे बहुत मोटी फर्म है ये लड़का, सीकर जिले का राजकुमार है। ओह, तो हम इसको किडनैप करके इसके शाही परिवार से पैसे मांगेंगे? दूसरे गुंडे ने पूछा। अरे नहीं बेवकूफ, अब इसको मार देना है। पैसे तो हमें पहले ही मिल चुके हैं इसके लिए, अब तो बस काम खत्म करना है, गुंडे ने जवाब दिया। तो हम इंतजार किसका कर रहे हैं? बॉस का, गुंडे ने जवाब दिया। राजकुमार ये सुनकर डर जाता है और भागकर पीछे कुर्सी पर सिर रखकर बैठ जाता है। अरे बाप रे, मतलब ये लोग मुझे आज रात टपकाने वाले हैं। मुझे भागना होगा यहाँ से, वरना ये लोग मुझे आज नहीं छोड़ेंगे, राजकुमार ने सोचते हुए कहा। लेकिन मैं करूं क्या? ये सोचकर राजकुमार ऊपर नीचे सब तरफ देखने लगता है। तभी उसे ऊंचाई पर एक एग्जॉस्ट पंखे की खिड़की नजर आती है। मिल गया भागने का तरीका, इतना कहकर कुर्सी को टेबल पर रखकर वो खिसकाते हुए खिड़की के पास ले जाता है और फिर जल्दी से एक चम्मच को एग्जॉस्ट पंखे में फंसा देता है, जिससे पंखा टूट जाता है और फिर वो टूटे हुए पंखे को बाहर की तरफ धकेल देता है। जल्दी से राजकुमार चढ़कर उस खिड़की से बाहर की तरफ निकलने लगता है, लेकिन वो उसमें फंस जाता है। उसका आधा हिस्सा कमरे में और आधा बाहर था। ओह नो, मैं तो इसमें फंस गया हूँ। इतनी छोटी जगह से निकलना बेहद मुश्किल है। तभी राजकुमार को कमरे में गुंडों की आने की आवाज आती है। मर गया यार, ये लोग तो कमरे में ही आ रहे हैं। इतना कहकर राजकुमार अपने आप को बाहर की तरफ ढकेलने लगता है। तभी कमरे के दरवाजे की खुलने की आवाज आती है, लेकिन उससे पहले ही राजकुमार जैसे तैसे करके बाहर की तरफ एक कूड़ेदान में जा गिरता है। गिरते ही वो उठकर भागने लगता है। तभी उसे उन गुंडों की एक कार दिखती है, जिसमें उन्होंने चाबी लगी हुई छोड़ दी थी। गुंडे जैसे ही कमरे में आते हैं, वो राजकुमार को ना देखकर गुस्से में एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। ये साला शाही मुर्गा गया कहाँ? पता नहीं बॉस, तुम लोग यहाँ पर क्या झक मार रहे थे हरामखोरों? एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। सर, अभी तो यही था वो लड़का, एक गुंडे ने सिर झुकाकर कहा। तो क्या उसके पंख लग गए या मिस्टर इंडिया वाली घड़ी मिल गई उसे, जिससे वो गायब हो गया? गुंडों के बॉस ने गुस्से में एक गुंडे के बाल पकड़ते हुए पूछा। बॉस, शायद वो उस खिड़की से निकल गया है, दूसरे गुंडे ने खिड़की की तरफ मेज और कुर्सी को देखकर बोला। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो गधों, जाकर ढूंढो उसे, गुंडों के बॉस ने जवाब दिया। इसे सुनकर सभी बाहर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहां से उनकी गाड़ी गायब थी। लगता है वो लड़का हमारी गाड़ी ले गया, एक गुंडे ने कहा। चलो जल्दी ढूंढते हैं उसे, वरना बॉस हमें मार देगा। इतना कहकर सभी गुंडे एक और गाड़ी में बैठकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार कार के जरिए नोएडा से दिल्ली में एंट्री कर लेता है और शाहदरा की तरफ आ जाता है। वो कार को एक होटल के पास रोकता है। गाड़ी में देखता है तो कुछ पैसे पड़े होते हैं, साथ में एक डायरी और कलम भी थी। वो पैसे लेकर होटल में चला जाता है, कुछ खाने का ऑर्डर कर देता है। रात के 10 बज चुके थे। राजकुमार फिर से सोचने लगता है कि अब आगे क्या किया जाए। यार, वापस घर ही चला जाता हूँ, लेकिन वापस जाना मतलब सौंदर्या से शादी। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक तो ये है कि कोई तो है जिसने इन गुंडों को मेरे लिए हायर किया था। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने मुझे मारने की सुपारी दी है? आखिर कितने लोगों को पता था कि मैं मेले में जा रहा हूँ? जरूर कोई न कोई राजमहल में रहकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि मैं उनका क्या हाल करने वाला हूँ। फिलहाल यहीं कहीं पास में कोई होटल देखकर रुक जाता हूँ। राजकुमार खाना खाकर वापस एक होटल की तलाश में कार चालू कर देता है। वो कार को लेकर वजीराबाद के पुल को पार कर रहा था। तभी उसे शादी के जोड़े में एक लड़की वहाँ हाथ फैलाए खड़ी दिखाई देती है। वो जल्दी से गाड़ी को उसके पास रोकता है और आवाज लगाता है, ओए, इतनी रात को पुल पर हवा खाने का सही टाइम नहीं है। वो लड़की गुस्से में जवाब देती रहती है, लेकिन राजकुमार उससे मजाक करता रहता है।
राजकुमार सोचता रहता है कि कैसे भी करके वो उस लड़की की जान बचा ले, और उसे ये बात भी छुपानी थी कि वो एक राजकुमार है। फिर वो उस लड़की से कहता है, मरने की इतनी भी जल्दी क्या है, पूरी रात पड़ी है तुम्हारे पास। वैसे मैं पवन सीकरवार हूँ, एक फ्लॉप लेखक। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे हीरो पवन सीकरवार यानी एक राजकुमार कैसे अवनी अवस्थी से मिले। चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। पवन यही सब सोच रहा था कि कैसे वो अवनी से मिला था, लेकिन तभी अवनी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। क्या हुआ पवन, किस सोच में डूब गए तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो तुमने अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूँ, तो मेरा कोई नहीं है, बस यूं ही कुछ मैगजीन्स के लिए लिखकर दिन गुजार रहा हूँ। तो फिर आगे क्या सोचा है? कुछ नहीं, बस यहाँ से निकलकर एक अच्छी कहानी लिखूंगा और बुक पब्लिश करवाऊंगा। सॉरी, मेरी वजह से तुम यहाँ फंस गए हो, अवनी ने पवन का हाथ पकड़ते हुए कहा। कोई नहीं अवनी, इतना सुनकर अवनी वहाँ से चली जाती है। पवन एक गहरी सांस लेकर बोलता है, काश अवनी मैं तुम्हें अपने बारे में सच बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। बस मैं तुम्हें उस लड़के की याद से बाहर निकाल कर वापस चला जाऊंगा। इतना कहकर पवन अपने कमरे में चला जाता है। तो ये थी हमारे हीरो की कहानी। लेकिन क्या हमारा हीरो अवनी और उसके परिवार को सच बता पाएगा? क्या अवनी अपने परिवार को पवन और उसके रिश्ते के बारे में बता पाएगी, या परिवार वाले करवा देंगे अवनी और पवन की शादी? जानते हैं अगले भाग में।